लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेव। इसको अब हाइजन ने और एक्सप्लेन किया फिर से कि वेव जो चलती है, एनर्जी लेके आती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, वो दिखती कैसी है, हाउ इट अपीयर्स, कंस्ट्रक्शन किस तरह का है। तो उन्होंने बताया उसका कंस्ट्रक्शन ठीक उसी तरह का है जैसे वाटर वेव्स होती हैं। समुद्र में से पानी की वेव हमारी तरफ आ रही है, वो पानी की वेव आकर हमको धक्का मार सकती है। जब वो हमको पुश करेगी तो उसकी एनर्जी हमारे में ट्रांसफर होगी, हम गिर सकते हैं उस एनर्जी के कारण। उस एनर्जी के कारण हम फैन ब्लेड टरबाइन घुमा सकते हैं, तो उसमें एनर्जी तो होती है। अब उसकी शेप को देखिए, एनर्जी अंदर से लेके बाहर तक ऐसे ट्रेवल कर रही है, लेकिन हमको हिट कौन करता है? तो हमको ना एक पानी की दीवार आती है और ऐसे आके हिट करती, उसको हम क्या बोलते हैं? लहर। बहुत ऊंची लहर आई और उस लहर ने आके हमको हिट किया। ये जो लहर है, ऐसा हम देख रहे हैं, ऐसा पानी समुद्र का आ रहा है, ऐसा ऊंचा उठता हुआ और आकर हमको ऐसा हिट करता है। ये जो पानी की दीवार हमको दिखी, उसका नाम उन्होंने दिया वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ये। तो वेव फ्रंट बेसिकली हम सोचते हैं छोटे से तालाब में क्या हम वेव फ्रंट देख सकते हैं? आंसर इज यस। तालाब में एक पत्थर फेंकिए, एक ऐसा पत्थर हमने छोड़ा और आप क्या देखते हैं? जहां पर वो पत्थर ऐसा अंदर गया, वहां का पानी ऑसिलेट करता है। उसके बाद हम देखते हैं एक घेरा, ये यहां का पानी सब उठा हुआ है, यहां का दबा हुआ है। उसके बाद फिर यहां का पानी दबा हुआ है और यहां का पानी उठा हुआ है। फिर हम देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद यहां का पानी दबा हुआ है और इसके बाद का पानी फिर ऐसा उठा हुआ है। फिर यहां का पानी दबा हुआ है और ये वाला ऐसे उठा हुआ है। तो हमने यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया था पत्थर फेंक के। तालाब में थोड़ी दूर पर यहां पर हमने एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। पहले वो लकड़ी का टुकड़ा ऐसे ही खड़ा था, जब हमने ये पत्थर डाला तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि ये लकड़ी का टुकड़ा ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है। ये इस पत्थर से हमने यहां का पानी ऊपर नीचे किया था, उसके बाद ये सब ऊपर नीचे हो रहे हैं, फिर ये ऊपर नीचे हो रहे, फिर ये ऊपर नीचे हो रहे, फिर ये हो रहे। अब हमने क्या किया कि यहां पर एक डंडा लगाया, डंडे के नीचे एक टुकड़ा रखा, लकड़ी का कुछ बांध दिया और पानी को लगातार हम ऐसे हिला रहे हैं। अगर हम उस पानी को ऐसे लगातार हिला रहे हैं तो हम क्या देखते हैं? ये पानी भी ऐसे लगातार हिल रहा है और यहां पर जो मोशन है वो मोशन हमारा यहां पहुंच गया, क्योंकि ये लकड़ी का टुकड़ा भी हिल रहा है। तो हम ये कहते हैं पानी में वेव्स क्रिएट हो गई। ये जो पानी में वेव्स क्रिएट हुई, इसका फॉर्मेट कैसा है? ये गोल। इसमें ये सारे पॉइंट उठे हुए पॉइंट हैं और ये सारे पॉइंट दबे हुए पॉइंट हैं। ये जो उठे हुए पॉइंट हैं इनको हम कहेंगे क्रेस्ट, और ये जो दबे हुए पॉइंट हैं उनको हम कहेंगे ट्रफ। ओके, ये ऐसे पानी में फैल रहे हैं। अब जो ये इस तरह से पानी में फैल रहे हैं, इसका साइड से व्यू लीजिए, इधर से कैमरा लगाइए तो आपको क्या दिखेगा? यहां का पानी ऊंचा, इसके बाजू वाला नीचा, इसके बाजू वाला ऊंचा, इसके बाजू वाला नीचा, ऐसा कट लगाया, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा। अगर उसको मैं फोटो लूंगा तो वो मुझे यहां से यहां कैसा दिखेगा? नीचा ऊंचा, नीचा फिर ऊंचा, फिर नीचा फिर ऊंचा, फिर नीचा फिर ऊंचा। ये तो साइड से हम देखेंगे तो ये हमको ऐसा दिखेगा। तो इस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन किधर है इसकी? यहां से एनर्जी अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे कि ये इधर आ रही है, ये डिस्टरबेंस मेरी तरफ आ रहा है। किस तरफ आ रहा है? इस तरफ आ रहा है।
ये तो ये क्या बन गई? डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द रेडिएशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो ये मोशन कैसा है? वेव मोशन। और ये डायरेक्शन क्या दिखाती है? प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो क्या प्रोपेगेशन इधर नहीं हो रहा है? तो आंसर है यस, इधर भी हो रहा है। अगर कोई यहां से देखेगा तो उसको वेव ऐसे आती हुई दिखेगी, ये इस तरह से इधर आती हुई दिखेगी। तो वेव की डायरेक्शन किधर हुई? तो आंसर है वेव की डायरेक्शन सब तरफ होती है। क्या सबूत है? हमने एक लाइट जलाई, एक पॉइंट, तो वहां से हम क्या देखते हैं? लाइट किधर जाती है? 6 दिशाओं में जाती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऑल 6 साइड, सब तरफ फैलती है। तो वेव बेसिकली स्फेरिकल बनती है एक पॉइंट से, ये ऐसे। अब हम जिस चीज की बात कर रहे थे, वेव फ्रंट, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं यहां पर जो सब उठे हुए पॉइंट हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब उठे हुए पॉइंट हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। ऑसिलेट करते हुए पॉइंट के अलग अलग फेसेस होते हैं। यहां से हमको मालूम है ये ऐसे जाएगा और इसको हम कितना बोलेंगे? फेस। फिर यहां से ऐसे आएगा, इसका फेस कितना हो गया? पाई। फिर यहां से ऐसे आया 3/2 पाई, और फिर यहां से ऐसे गया तो 2 पाई। अगली बार फिर इसमें हाफ पाई और ऐसे जुड़ते जाएगा। ये हम लोग वेव के नेचर में पढ़ चुके हैं। यहां से शुरू करिए, दिस इज, ये वाला फेस कितना होता है? π/2। ये वाला फेस कितना होता है? पाई। और इस तरह से ये फेस इसके चेंज होते जाते, यहां से लेके यहां तक एक वेव होती है। और इस एक वेव में कितना फेस चेंज होता है? 2 पाई। ये चीजें हम वेव के चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। अब अगर मैं बोलूंगा ऐसा पॉइंट बताइए जिसका फेस π/2 है, तो आप ये पॉइंट बताएंगे जो ऊपर उठा है जिसका फेस π/2 है। ये भी पॉइंट आप बताएंगे, इसका भी फेस कितना है? π/2, इसका भी π/2, इसका भी π/2, 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 π/2। हर π/2 वाले फेस के पॉइंट की निशानी क्या है? वो ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए। इन सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो एक दीवार बन जाएगी। ये सबको हमने मिलाया, ये, और इसका नेचर क्या है कि सब के सब उठे हुए हैं, सब के सब उठे हुए हैं। तो ये जितने पॉइंट हैं जो सब उठे हुए हैं, इनको मिलाकर जो एक सरफेस बन गई है उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। उसका नाम क्या है? वेव फ्रंट। इसी तरह से जितने पॉइंट नीचे हैं उन सबको अगर हम मिला दें तो वो सारे मिलके एक दूसरा वेव फ्रंट बनाते हैं। नॉर्मली जो पॉइंट उठे हुए रहते हैं π/2 वाले। अब इसके बाद हमने अगला लिया π/2 + 2 पाई, कितना हो गया? 2.5 पाई। इन सब का, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सब का फेस कितना है? 5/2 पाई, 5/2 पाई, 5/2 पाई, ऐसा फेस है। तो हमने आपको बोला 5/2 पाई वाले जितने पॉइंट हैं सबको मिला दो, तो उसका लोकस क्या बना? उसका रास्ता क्या बना? ये। और ये क्या है? ये एक और दीवार है, इसका नाम भी क्या है? वेव फ्रंट। उसके बाद 2 पाई और जोड़ दो, ये आ गया। ये जो आ गया 9/2 पाई, ये, दिस इज ऑल्सो ए वेव फ्रंट। इस तरह से वेव फ्रंट इज लोकस और कलेक्शन और ग्रुप of all the points which have got the same phase of oscillation. Same phase of oscillation. सभी पार्टिकल इस मीडियम में ऑसिलेट कर रहे हैं। जो पार्टिकल 7/2 फेस पर है, ऐसा, ये वाला भी 7/2, ये भी 7/2, सब कैसे होंगे? ऊपर, ये ऐसा घेरा बना, इसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट।
तो ये उसकी डेफिनेशन बन गई वेव फ्रंट की। और वेव फ्रंट की इमेजिनेशन हम कैसे करते हैं, जैसे पानी का लहर हमारी तरफ आती, एक बैलून मैंने लिया और उस बैलून को फुलाया, उसकी सरफेस को देखिए, वो सरफेस ऐसी आपकी तरफ आ रही है, यहां से ऐसे चलती है, ये क्या है, वेलोसिटी। लेकिन आ कौन रहा है आपकी तरफ, तीर नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, दीवार। ये जो दीवार बैलून की आपकी तरफ आ रही है, इसका नाम क्या है, वेव फ्रंट। और जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन का नाम है रे। डायरेक्शन का ही नाम क्या होता है, रे। तो ये वाली चीज है वेव फ्रंट, और ये वाली डायरेक्शन क्या है, रे ऑफ लाइट। तो इन दोनों का रिलेशन देखिए, ये कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। लाइट के लिए हम लोग मूव वर्ड यूज नहीं करते, या तो ट्रेवल यूज करते हैं या प्रोपेगेशन करते हैं। प्रोपेगेट मतलब फैलना, चारों तरफ फैलना, वो होती है वेव। तो ये वेव का नेचर होता है। तो यहां पर हमने बल्ब जलाया और वो बल्ब में ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हुए, उस वाइब्रेशन के कारण चारों तरफ ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये वेव्स बनते जाते हैं और फुटबॉल जैसे वो फूलती है, और हमको क्या दिखता है, वो हमारी तरफ एक सरफेस आ रही है। तो ये वेव फ्रंट होता है, ठीक है। तो अब उस वेव फ्रंट में हमने देख लिया, उसकी डेफिनेशन देख ली। इसको डेफिनेशन को हम दो लाइनों में नोट कर सकते हैं, दैट इज ए लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ वाइब्रेशंस व्हिच हैव गॉट द सेम फेस, राइट। इसको नोट कर, तो ये हमने नोट कर लिया, वेव फ्रंट इज locus of all points of light vibrations which are at the same phase. Direction is perpendicular to it. Direction is perpendicular to it. तो ये डायरेक्शन और ये वेव फ्रंट। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, वेव फ्रंट क्या होता है, वो दीवार जो हमारी तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट ऊंचा भी हो सकता है, नीचा भी हो सकता है, मतलब ट्रफ भी हमारी, पहले एक बार क्रेस्ट आएगा, उसके बाद ट्रफ आएगा, उसके बाद क्रेस्ट आएगा, उसके बाद ट्रफ आएगा, और ये सभी वेव फ्रंट कहलाते हैं, क्योंकि वो जितने पॉइंट हमारी तरफ आ रहे हैं सबका फेस एक ही है। ओके, तो इस तरह से लाइट की वेव थ्योरी में कौन मूव करता है, आंसर है वेव फ्रंट मूव करता है, ठीक है। ओके, अब ये वेव फ्रंट कैसे आगे बढ़ता है और लाइट की कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखाता है, इसके लिए हमको हाइजन ने कुछ प्रिंसिपल बताए कि वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ता है। तो उससे बेसिस पर हमने बनाई फेमस हाइजन्स थ्योरी। ओके, हाइजन्स वेव थ्योरी। हाइजन्स वेव थ्योरी क्या बताती है, दैट हाउ न्यू वेव फ्रंट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ द वेव फ्रंट प्रोपेगेट। हाइजन्स थ्योरी tells us as to how new wave fronts are formed and how they propagate. नए वेव फ्रंट कैसे बनते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हाइजन्स ने हमको एक मेथड दिखाया, दैट इज हाइजन्स वेव थ्योरी। तो हाइजन्स वेव थ्योरी के कुछ पॉइंट
ओके, ये जो पॉइंट्स हैं कोई जरूरी नहीं है, कोई इसको 3 पॉइंट में समेट देता है, कोई 4 में समेटता है, कोई 2 ही पॉइंट लिखता है, बट कंटेंट सबके सेम रहते हैं। जैसे हाइजेंस वेव थ्योरी, उन्होंने ये बताया कि हाइजन के समय में जो वेव्स उन्होंने सोची थी, उन्होंने यही सोचा था जैसे साउंड की वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, वैसे ही लाइट की वेव्स भी होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो उन्होंने ये बनाया, सबसे पहले हम नोट करते हैं कि उन्होंने वेव थ्योरी में स्पेशलिटी क्या क्या बताई, कि क्या क्या इसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं विच आर डिफरेंट देन दी कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उनको हम लोग बड़े ब्रीफ में एक एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, उसके बाद वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो हाइजन ने जो वेव थ्योरी बनाई थी उसके सारे पॉइंट्स को ओरिजिनली जो उन्होंने बनाए थे मैक्सवेल की सपोर्ट मिलने के पहले, वो ऐसे थे। एक तो ये था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ओके, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन होमोजेनियस मीडियम। मतलब अगर मीडियम एक जैसा है तो लाइट की स्पीड हर पॉइंट पर एक जैसे रहेगी। तो लाइट अगर एयर में चल रही है एक जैसी स्पीड, अगर वाटर में स्पीड बदल जाएगी तो वाटर के एक पॉइंट से के लास्ट पॉइंट तक उसकी स्पीड एक जैसी रहेगी। हाँ, अगर मीडियम की डेंसिटी बदल गई और वो होमोजीनियस नहीं रहा तो उसकी वेलोसिटी लाइट की भी बदल जाएगी। और उन्होंने पॉइंट दिया कलर्स किसके कारण होते हैं। इस वेव की जो वेवलेंथ होती है, किसी की छोटी और किसी की बड़ी, तो इसके कारण इसमें कलर्स होते हैं। तो वो उन्होंने हमको बताया, दिस लॉन्गर इज रेड कलर, और अगर ये वेवलेंथ छोटी है देन दिस इज वायलेट कलर, वायलेट। तो ये वेवलेंथ पर कौन डिपेंड करता है, कलर्स, ठीक। उसके बाद उन्होंने बताया देन दिस एंटर अवर आई एंड गिव्स एनर्जी। उस एनर्जी के कारण हमको एक सेंसेशन होता है और उस सेंसेशन को हम क्या कहते हैं, लाइट, देखना, ठीक है। जैसे हीट का सेंसेशन हमको होता है, वैसे ही ये लाइट वेव्स का सेंसेशन रेटिना में होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट और देखना। द वेव्स आर फॉर्म्ड इन हाइपोथेटिकल मीडियम। अब ये है कि साउंड की वेव्स जो हमने देखी थी, वाइब्रेशंस होते थे किसके, एयर के पार्टिकल के, उससे कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऐसे बनते थे और वो वेव आगे बढ़ती थी। तो वेव को बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। पानी की वेव को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। पर कोई ना कोई चीज होनी चाहिए जिसमें ये ऑसिलेशन हो। अब लाइट सन से हमको आती है और रास्ते में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो वाइब्रेशन किस में, ऑसिलेशन किस में। तो उसके लिए हाइजन ने हमको बोला कि देखिए इस पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हम यूनिवर्स के बाहर जाएंगे तो वो चीज हमको दिखेगी। जैसे हम यहां पर हैं, हम अपने चारों तरफ एयर को नहीं देख पा रहे। क्यों, क्योंकि एयर सब तरफ है और हम भी उसी के अंदर हैं। तो पानी के अंदर जब हम रहते हैं तो हमको पानी अलग से नहीं दिखता है, पानी के बाहर आते हैं तो हमको दिखता है यहां पानी। वैसे ही एयर के अंदर रहते हैं तो यहां पर एयर है, हमको दिखती नहीं है। अर्थ के बाहर जाइए तो आपको देखेंगे कि अर्थ का एक सॉलिड गोला है और उसके ऊपर गैसेस हैं, दिखती हैं, धूल दिखती है, दूसरी गैसेस वो दिखती हैं, तो पता लगता है ये उसका एटमॉस्फेयर। इसी तरह से पूरे यूनिवर्स में एक चीज फैली हुई है और उस चीज का नाम है ईथर। अब चूंकि हम इस यूनिवर्स के अंदर रहते हैं इसलिए हम ईथर को अलग से देख नहीं सकते। दैट वाज हिज आर्ग्यूमेंट। और वो जो ईथर मटेरियल है, उस ईथर में वेव्स पैदा होती हैं। सन ने उस ईथर को वाइब्रेट किया और वो वाइब्रेशन होते 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 हमारी आंख तक आ गया, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट। तो ये वेव्स किसके ऑसिलेशन से, किसके वाइब्रेशन से बनती हैं, ईथर के वाइब्रेशन से बनती हैं। दिस वाज टोल्ड बाय हाइजन।
ठीक है, तो ये उनकी थ्योरी थी। ओके, ईथर को हमने देखा नहीं है, इसलिए उस मीडियम को क्या कहते हैं हम? हाइपोथेटिकल मीडियम। ठीक है, ये मीडियम है नहीं है, इस पर आज तक बहस चल रही। ओके, तो अब इतनी सारी चीजें थी, बाद में इसमें बहुत सारी चीजें पता लगा गलत है, बहुत सारी चीजें ठीक है। तो ये वेव थ्योरी बनाकर हाइजन ने क्या चीज प्रूफ की? उन्होंने ये प्रूफ किया कि लाइट का एक्चुअल नेचर ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ लाइट का देखते हैं वो हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इंटरफेरेंस हमने देखा था कि दो सोर्स से लाइट आएगी और एक ही पॉइंट पर जब आएगी तो वो पॉइंट ब्राइट न बन के डार्क बन जाता है। उसको उन्होंने इससे एक्सप्लेन किया। उनके जो भी एक जूनियर थे आर्थर यंग, उन्होंने यंग से एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ किया कि एक पॉइंट पर डार्कनेस हो सकती है दो लाइट को मिलके, क्योंकि एक का क्रेस्ट आएगा, एक का ट्रफ आएगा, या ये कहें एक का कंप्रेशन आएगा और दूसरे का रेयरफैक्शन आएगा। कंप्रेशन ईथर को दबा देगा और रेयरफैक्शन उसको खोल देगा, तो डेंसिटी फिर वही की वही हो जाएगी। कोई एनर्जी नहीं है तो उस जगह पर डार्कनेस होगी। तो उन्होंने प्रूफ किया, इसको भी किया, उसको भी किया, एंड दीज वेर दी सक्सेस पॉइंट ऑफ वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी कुछ पॉइंट्स के कारण सक्सेसफुल हुई और कुछ पॉइंट्स के कारण फेल हो गई। उसको अभी हम ब्रीफली देख सकते हैं, किसके कारण सक्सेस हुई, किसके कारण फेल हुई। उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने वेव फ्रंट का फॉर्मेशन कैसे किया। सो दैट वी कंप्लीट द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज ऑफ लाइट। वही नॉलेज ऑफ लाइट जो न्यूटन ने शुरू किया था। पहले उन्होंने क्या थ्योरी बनाई थी? कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। वो जिन चीजों को नहीं प्रूव कर सकी उसको किसने प्रूव किया? वेव थ्योरी ने। और ये एक अलग ही कंसेप्ट था कि लाइट एरो जैसे, गोली जैसे नहीं चलती है, पानी की वेव्स जैसे स्प्रेड आउट होती है। ओके, तो इसको सपोर्ट किसने किया? यस, मैक्सवेल ने, कि ठीक है, अगर ईथर नहीं है तो ये वेव्स किसकी बनती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनती हैं, और इन दोनों को कोई मीडियम नहीं चाहिए। वो उसने उसको सपोर्ट किया। दैट वाज वेव थ्योरी बाय मैक्सवेल, विच वाज इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी। उसके कुछ फीचर इसको सपोर्ट करते थे। तो ये थ्योरी दो चीजों के लिए सक्सेसफुल हुई। हाँ, एक तो ये कि इसने हमको बताया रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इंटरफेरेंस कैसे होता है, लाइट यहां से ऐसे जाकर ऐसे मुड़ कैसे जाती है। ये सब चीजें वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन की, जो कि कॉर्पुस्कुलर नहीं कर रहा था। सो वेव, दिस इज वन सक्सेस ऑफ द वेव थ्योरी। दूसरा सक्सेस उसका ये था कि जब ये वेव एक डेंसर मीडियम में जाएंगी तो डेंसर मीडियम में जाने से उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाती है और छोटी होने से उसकी स्पीड कम हो जाती है। फिर से वेवलेंथ डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये जो बड़ी सी वेव थी ये वेव छोटी हो जाती है। तो ये वाली जो वेव है ये जब डेंसर मीडियम में जाती है तो ये ऐसे हो जाती है, ये इतना ऊपर नहीं उठ पाती, सिर्फ इतना ऊपर उठती है क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। मीडियम कैसा है? भारी। अगर ये वाली लेंथ इस लेंथ से, इससे ये वाली लेंथ छोटी हो गई तो वेवलेंथ छोटी हो गई डेंसर मीडियम में। अगर वेवलेंथ छोटी हो गई तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ छोटी हो गई तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डेंसर मीडियम में वेव थ्योरी के अनुसार वेलोसिटी कम हो जानी चाहिए, और जब हमने एक्चुअली नाप के देखा तो वेलोसिटी कम होती है।
कॉर्पुस्कुलर थ्योरी में डेंसर मीडियम में वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी, और एक्चुअल में कम हो जाती है। सो कॉर्पुस्कुलर थ्योरी वाज ए फेलियर। इसका सक्सेस क्या है? इसने थ्योरेटिकली क्या प्रूव किया? दैट अकॉर्डिंग टू wave theory, the wavelength will become less in the denser medium, the velocity will decrease, and we actually found that velocity has decreased. So wave theory is supposed to be true. That was a success point. तो ये दोनों चीजें वेव ने एक्सप्लेन कर दी. That is why it was a success. So why this was a success? We will write it again. तो इसको नोट कर लीजिए, लिखिए. सक्सेसफुल, बहुत सारी चीजें इसने एक्सप्लेन की जो और कोई नहीं कर सकता था और अभी तक कोई नहीं कर सकता है. वेव थ्योरी ने प्रूव किया कि इंटरफेरेंस क्यों होता है, कैसे होता है, डिफ्रैक्शन क्यों होता है, कैसे होता है. इसको आज तक और कोई थ्योरी प्रूफ नहीं कर सकी. और साथ ही साथ उसने पुरानी चीजें भी एक्सप्लेन कर दी. कौन सी पुरानी चीजें? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. इसलिए वेव थ्योरी सर्वमान्य हो गई. एवरीबडी एग्रीड फॉर वेव थ्योरी. देन द सेकेंड थिंग, इट प्रेडिक्टेड that in denser medium wavelength will be decreased, therefore velocity will decrease. और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हो गया कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी. तो उसका वेव वाली थ्योरी ठीक है. सो ये दोनों चीजों ने वेव थ्योरी को क्या बना दिया? सक्सेसफुल. एंड वेव थ्योरी वाज एग्रीड फॉर मेनी ईयर्स, जब तक आइंस्टाइन का जमाना नहीं आया. तो जब आइंस्टाइन का जमाना आया उस समय एक क्वांटम थ्योरी बनी, और क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर लाइट को फिर से डिफाइन किया गया कि लाइट कैसे आती है, कैसे एनर्जी लाती है. उसके लैब में और एक्सपेरिमेंट किए गए, और वो जो एक्सपेरिमेंट थे उन सब एक्सपेरिमेंट को वेव थ्योरी के बेसिस पर एग्जामिन किया गया और देखा गया कि वेव थ्योरी में जितनी चीजें हाइजन ने बताई थी वो ठीक है कि नहीं है. तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी. वो कौन से फैक्ट थे? पहला, वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन. पोलराइजेशन एक फिनोमिना मैंने आपको बताया था कि ऐसे रखें एक क्रिस्टल को तो लाइट उसमें से पार होती है और ऐसे रखे तो नहीं होती है. वेव थ्योरी के पास इसका कोई जवाब नहीं था और इसका जवाब दिया मैक्सवेल ने. मैक्सवेल ने यह बताया कि लाइट इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वाइब्रेशन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है. अगर उस वाइब्रेशन की ऐसी डायरेक्शन है, ऐसी पोलराइजेशन है, तो जब हम क्रिस्टल की ओपनिंग ऐसे रखते हैं तो ये वाइब्रेशन इसमें से पार हो जाएगा, और जब हम क्रिस्टल को ऐसा रखेंगे तो वाइब्रेशन इसमें से पार नहीं होगा. इसलिए ऐसा रखते हैं तो लाइट दिखती है दूसरी तरफ, और ऐसा रखते हैं तो दूसरी तरफ नहीं दिखती है. लेकिन ये है क्या? है तो वेव. इस तरह से वेव थ्योरी बच गई, क्योंकि उन्होंने क्या बता दिया? इट इज ए वेव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन. और ये वेरिएशन कैसे होते हैं? अगर वेव इधर जा रही है तो ये वेरिएशन ऐसे ऑसिलेशन होते हैं. अगर ऐसा होता है तो लाइट का नेचर लॉन्गिट्यूडनल हुआ कि ट्रांसवर्सल हुआ? तो आंसर है ट्रांसवर्सल हुआ. और वेव थ्योरी को शुरू में क्या बताया गया था? लॉन्गिट्यूडनल. तो एक चीज तो फेल हो गई कि वेव थ्योरी का नेचर लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता, ट्रांसवर्सल होता है. ये किस फिनोमिना ने प्रूव किया? पोलराइजेशन ने. अदरवाइज पोलराइजेशन को लॉन्गिट्यूडनल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. लॉन्गिट्यूडनल में इधर वेव जानी है तो वाइब्रेशन ऐसे होते हैं. अगर आप ओपनिंग ऐसी रखिए तो इसको पार हो जाना चाहिए, और ऐसी ओपनिंग रखिए तब भी पार हो जाना चाहिए. लेकिन एक्चुअल में लाइट में ऐसी ओपनिंग में हम देखते हैं कि लाइट आती है और ऐसे में नहीं आती है. इसको मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया कि इसके ऐसे वाइब्रेशंस हैं ट्रांसवर्सल, तो ऐसे में पार होते हैं और ऐसे में नहीं होते. तो लाइट का नेचर कैसा है? ट्रांसवर्सल. तो वेव थ्योरी में क्या था? लॉन्गिट्यूडनल. ये एक चीज हो गई. ओके. और लाइट थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग स्टडी करेंगे इन डिटेल. उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है.
कोई भी लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उससे तेज लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। क्यों? तो वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। अच्छा, वैसे ही कॉम्पटन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ये सारे इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, ईथर। वेव थ्योरी का क्या कहना था कि ईथर में वेव्स बनती हैं, लेकिन ईथर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। माइकलसन मॉर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनका यह कहना था कि पानी में या किसी भी लिक्विड में आप किसी चीज को रखकर घुमाएंगे तो क्या देखेंगे? आसपास का पानी क्या खड़ा रहता है? नहीं। क्या इसी की स्पीड से घूमता है? वो भी नहीं। तो उसमें ना एक लहर पैदा होती है ऐसे गोल गोल। वो क्या कहते हैं हम उसको? ड्रैग। व्हाट इज दैट? ड्रैग। जो कि स्पीड को कम करने की कोशिश करती है। घूमने वाली चीज की स्पीड को कौन कम करता है? लिक्विड। और ये जो घूमने वाली चीज है वो उस लिक्विड में एक लहर पैदा कर देती है। तो इससे कम स्पीड में वो लिक्विड हमको ऐसे घूमते हुए दिखता है। दैट इज नोन एज ड्रैग। तो अगर ईथर नाम का लिक्विड पूरे यूनिवर्स में भरा है और अर्थ घूम रही है तो उसके आसपास उसकी लहर दिखनी चाहिए ईथर की। ईथर का ड्रैग दिखना चाहिए। और माइकलसन मॉर्ले ने प्रूव किया कि ईथर का ऐसा ड्रैग उसमें नहीं है। ऐसा कोई ड्रैग नहीं है। ईथर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अब अगर होती ही नहीं है तो वेव थ्योरी फिर से नंबर 1 पे आ गई कि वेव किसकी? विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। जब तक कौन उसकी हेल्प के लिए नहीं आया? मैक्सवेल। ओके। उसके बाद एनर्जी ऑफ वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। वेव थ्योरी क्या बताती है कि वेव की एनर्जी, ये इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इंटेंसिटी दैट इज एनर्जी इज प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इस पर डिपेंड करती है एनर्जी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट में कि लैब में हमने प्रूफ कर दिया कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं एनर्जी नहीं बढ़ती। दैट वाज द फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी। उसी तरह से वेव थ्योरी ने क्या बोला कि कलर किस पर डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ओके। बाहर हमने एक चीज ऑरेंज कलर की देखी। ऑरेंज कलर से छोटी वेवलेंथ ब्लू की होती है। अब हम पानी के अंदर चले गए, बाहर ऑरेंज बल्ब जल रहा है, उसकी लाइट पानी के अंदर आई, उसकी वेवलेंथ छोटी हो गई। ये थ्योरी खुद ही हमको बताती है कि डेंसर मीडियम में जाके वेवलेंथ छोटी हो जाती है। अगर उसकी वेवलेंथ छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई जो वेवलेंथ ब्लू कलर की होती है, तो क्या वो बल्ब हमको ब्लू दिखेगा कि ऑरेंज ही दिखता रहेगा? तो वेव थ्योरी के अनुसार उसकी वेवलेंथ छोटी हो गई है और वो छोटी वेवलेंथ ब्लू की होती है तो हमको क्या कलर दिखना चाहिए? ब्लू। लेकिन ऑरेंज ही दिखता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कलर वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। और हम लोग अभी भी क्या पढ़ते हैं कि कलर वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। एनीवे, वी विल कम टू दैट। तो ये एक फेलियर था। बाद में जब क्वांटम थ्योरी बनी तो आइंस्टाइन ने बताया कि कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे नहीं। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। और जब मीडियम बदलते हैं, लाइट हवा से पानी में जाए, पानी से ग्लास में जाए, तो क्या बदलता है? स्पीड बदलती है। क्या बदलता है? वेवलेंथ बदलती है। क्या नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड नहीं बदलते, इसलिए कलर नहीं बदलता। तो कलर किसका फंक्शन है? फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, वेवलेंथ का नहीं। और वेव थ्योरी क्या बता रही थी? इट इज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। समझ आया? सो दीज वेयर द फेलियर पॉइंट्स ऑफ वेव थ्योरी। ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं वेव थ्योरी की डिटेल्स पढ़ेंगे। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था लाइट का नेचर। किस तरह से लाइट के नेचर में एक थ्योरी शुरू हुई, कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। फिर उसमें कुछ फेलियर थे, इंटरफेरेंस, उसको किसने प्रूव किया? वेव थ्योरी ने। वहां पर वेव थ्योरी सक्सेसफुल हुई, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव थ्योरी फेल हो गई। ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव थ्योरी फेल हो गई तो एक नई थ्योरी आई
दैट इज नोन एज क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो वो जो क्वांटम थ्योरी हमने बनाई उसमें फिर ये आया कि लाइट क्वांटम्स के फॉर्म में जाती है। एक नई चीज आविष्कार की गई, क्वांटम, जिसके पास मास नहीं होता, उसके पास एनर्जी ही एनर्जी होती है, और वो क्वांटम एक पैकेट होता है एनर्जी का, उसके अंदर वेव्स भरी रहती हैं। पैकेट तो है, पर किसका पैकेट है? वेव का पैकेट है। और वो जाएगा कैसे? जैसे गोली जाती है, दोनों को मिक्सअप कर दिया। जाएगा कैसे? गोली जैसे स्ट्रेट, जहां जाकर वो स्ट्राइक करेगा वो पैकेट फूट जाएगा और उसमें से क्या निकलेंगी? वेव्स। इस तरह से उन्होंने एक क्वांटम थ्योरी बनाई और उस क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर ये जितनी वेव थ्योरी की प्रॉब्लम्स थी इसको एक्सप्लेन किया। वो एक नई थ्योरी आ गई। फिर और आगे हम बढ़ते हैं कि क्या क्वांटम थ्योरी हर चीज को एक्सप्लेन कर लेती थी? आंसर है नो। इंटरफेरेंस पैटर्न जो हम लैब में बनाकर देखते हैं लाइट का, उसको क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कि अगर फोटोन, क्वांटम का नाम क्या था? फोटोन। अगर फोटोन की थ्योरी करेक्ट है, क्वांटम ऑफ एनर्जी लाइट चलते हैं, तो वो फोटोन इंटरफेरेंस किस तरह से दिखाएंगे, डिफ्रैक्शन किस तरह से दिखाएंगे, पोलराइजेशन किस तरह से दिखाएंगे? इसका जवाब नहीं मिला। फोटोन थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो हमने ये देखा कि लाइट की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, कोई थ्योरी किसी फिनोमिना को प्रूव कर सकती है और कोई थ्योरी प्रूफ नहीं कर सकती। तो लास्ट में जाके हमको ये पता लगा, अभी तक अब जो लास्ट की सिचुएशन है कि फिनोमिनास को दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक, लाइट वेव थ्योरी के अनुसार प्रोपेगेट होती है, और वो वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं जो कि हमको किसने बना के दी थी? हैं? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कंस्ट्रक्शन बताया था, दोज आर दी लाइट वेव्स। अगर वेव का हम वो वाला फॉर्मेट ले लें तो वेव के सारे एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी के अनुसार हम करेक्ट दे सकते हैं, एक्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए कौन सी थ्योरी चाहिए? फोटोन थ्योरी चाहिए। तो वेव थ्योरी भी करेक्ट है विद मैक्सवेल्स इफेक्ट, एंड फोटोन वाली जो थ्योरी है क्वांटम थ्योरी, वो भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो लाइट की दो थ्योरीज होती हैं, वन इज क्वांटम थ्योरी एंड वन इज वेव थ्योरी। अब ये दोनों थ्योरी कहां कहां एप्लीकेबल होती हैं वो हमने उनकी आपस में सुलह करा दी कि ठीक है, ये वाला इफेक्ट इस थ्योरी के कारण, ये वाला इफेक्ट इस थ्योरी के कारण, दोनों थ्योरी चलाने दो, दोनों ठीक है। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों थ्योरी स्टडी करते हैं, और क्लास 12th में आपको दोनों थ्योरी स्टडी करनी है। तो अब अगली क्लास में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे वेव फॉर्मेशन, वेव फ्रंट के नए वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, कैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और वेव फ्रंट की अलग अलग शेप्स क्या होती हैं और कैसे हम इससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूफ करते हैं। ओके, हाइजन ने खाली ईथर के बारे में ही नहीं सोचा, उन्होंने बोला कि हाइपोथेटिकल मीडियम है, मतलब जिसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये बता दिया उन्होंने, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन लाइट आती तो है, तो मैं सोच सकता हूं कि ऐसा मीडियम होगा, तभी लाइट आती है हमारे पास। एक चीज। दूसरा, उन्होंने बताया कि अगर वेव का क्रेस्ट और ट्रफ या कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एक साथ जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? डार्क, और दूसरी जगह क्या हो जाएगा? ब्राइट। तो लोगों ने कहा करके दिखाओ लैब में, नहीं दिखा पाएंगे, कोई प्रूफ नहीं था उसका कि ऐसा होता है। सुपरपोजिशन में लाइट 0 हो जाए या सुपरपोजिशन में लाइट की इंटेंसिटी 4 गुना हो जाए, ये उन्होंने थ्योरी में तो बताया पर लैब में नहीं बता सके। उनकी डेथ होते तक वो लैब में नहीं बता सके कि वेव थ्योरी सच है कि नहीं है। खाली पेपर ही पेपर पे थी वेव थ्योरी, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर वेव ऐसी चलती हैं, एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, तो दो वेव मिलके डार्कनेस पैदा कर सकती है। लाइट की दो वेव मिलके डार्कनेस पैदा करें, इसको कोई बिलीव नहीं करता था, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर मेरी वेव थ्योरी सही है तो ऐसा हो सकता है। और उसी चीज को पकड़ के आर्थर यंग
जो उनके अंडर में काम कर रहे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने किए और लैब में प्रूफ कर दिया कि ऐसा हो सकता है कि दो लाइट वेव मिलके डार्कनेस पैदा करें, और उन्होंने करके दिखाई। दैट वाज यंग्स एक्सपेरिमेंट विद इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, जिसमें डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनाकर दिखाई। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंटरनेशनल साइंस, इंटरनेशनल फिजिक्स ऑफ लाइट। इसलिए जो वर्ल्ड के बेस्ट 10 एक्सपेरिमेंट्स माने जाते हैं विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ आवर साइंस, उसमें से एक आर्थर यंग का एक्सपेरिमेंट माना जाता है, बिकॉज दैट वाज द वन विच सब्सटेंशिएटेड द वेव थ्योरी। अदरवाइज तब तक वेव थ्योरी क्या थी? कहानी, या पेपर पे लिखने वाले पेपर या कहानी, क्योंकि एक भी चीज प्रूफ नहीं हो रही थी उसमें से। और ये जब यंग ने एक्सपेरिमेंट किया, ये प्रूफ हुआ, देन इट वाज एस्टैब्लिश्ड। पर यह फैसला आने के पहले न तो हाइजन इस दुनिया में रहे और न ही न्यूटन रहे, जिनका ओरिजिनल झगड़ा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है या वेव के फॉर्म में चलती है। ठीक है, सो दैट मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एनीवे, टुमारो अगेन।